बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। एशिया कप का ताज है भारत के सर सजने में कामयाब हो गया और दोनों टीमों के माबैन पहली दफ़ा एशिया कप में फ़ाइनल मैच खेला जा रहा था और इस हाई वोल्टेज मैच में जो है भारत ने कामयाबी हासिल की। कल के मैच के हवाले से आज अपने शो पे भी बात करेंगे और फिर क्योंकि एक बड़ी कामयाबी भारत ने हासिल की, लेकिन गरूर शायद उनका अभी भी नीचे आता दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने ट्रॉफी लेने से इनकार किया तो पाकिस्तानी कप्तान ने चेक लेने से इनकार किया। बहुत कुछ हुआ है इस मैच में, कंट्रोवर्सी रही है पूरे टूर्नामेंट के अंदर। पाक भारत मैच में तीसरी दफा दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में मद्दे मुकाबिल थी और तीनों दफा जो है यहां पर कामयाबी हासिल की यहां पर भारत की टीम ने। कल के मैच में अगर हम बात करें तो यहां पर भारतीय कप्तान ने टॉस जीता और पाकिस्तान को खेलने की दावत दी। पाकिस्तान का स्टार्ट बड़ा अच्छा रहा और पाकिस्तान ने पावर प्ले का भी अच्छा इस्तेमाल किया और फिर पाकिस्तान के जो वन डाउन बैटर हैं साइम अयूब कुछ बेहतर कारकर्दगी हमेशा की तरह दिखाने में नाकाम रहे और कल उन्होंने जिस किस्म की इनिंग खेली ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम एक अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन कल तारीफ करनी पड़ेगी एक दफा फिर साहबजादा फरहान की, जिन्होंने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली और 57 रन की बारी खेलने में कामयाब रहे। फखर जमान ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, 46 रन स्कोर किए। पाकिस्तान का स्कोर जब 113 रन था 12 ओवर पे तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम 200 का हिस्सा कल अबूर करने में कामयाब हो जाएगी। प्रेशर अचानक पाकिस्तानी टीम पर आया और एक ही बाद दीगरे विकेटें गिरना शुरू हुई पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान की टीम में फिर मुकम्मल 20 ओवर्स भी खेलने में नाकाम रही और 146 रन पर पाकिस्तान की टीम आउट हो गई। कदरे कम स्कोर जरूर था इस मैच के फाइनल मार्के के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने इस टूर्नामेंट में और इस मैच में हलचल सी मचा दी। जब इंडियन बैटर्स बैटिंग करने आए तो ऐसा लग रहा था ये टारगेट बड़ा छोटा है उनके सामने, लेकिन जब पाकिस्तानी बॉलर्स ने वार करना शुरू किया, सबसे पहले अगर हम देखें तो फहीम अशरफ ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया और इनफॉर्म बैटर और इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन करने वाले अवेश शर्मा को उन्होंने जब आउट किया तो ऐसा लगता था कि पाकिस्तान ने 50% मैच इस मैच में कामयाबी हासिल कर लिया है। फिर उसके बाद शाहीन शाह आफरीदी ने विकेट हासिल की, फिर लेकिन जब अगले ओवर के अंदर फहीम अशरफ ने एक और विकेट हासिल की तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ने दबाव भरपूर रख दिया इंडिया की टीम और पाकिस्तान टीम 70% इस मैच में वापस आ गई थी। जो नाक़दीन कह रहे थे कि बहुत कम टोटल नजर आ रहा है 147 का हदफ, वो हदफ अब बढ़ता जा रहा था यहां पर इंडिया के लिए। फिर हमने देखा कि तिलके वर्मा ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया अपनी टीम की जानिब से और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उन्होंने हासिल किया कल के मैच में और जिस किस्म की बारी कल खेलने में कामयाब रहे और मझधार से अपनी टीम को निकाल कर गए और किनारे पे निकाला उन्होंने और यहाँ पर भारत को एक तारीखी फतह दिलाने में कामयाब रहे। यकीनन आज उस मैच के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन कल बहुत कुछ हुआ इस मैच के अंदर, टॉस से लेकर अख्ताम तक और अख्तामी तकरीब भी जिस तरह रही है, यकीनन ऐसी क्रिकेट की तारीख में मैंने अख्तामी तकरीब नहीं देखी कि जहां पर इस किस्म की कंट्रोवर्सी नजर आती हुई दिखाई दी। इंडिया ने हकदर्मी दिखाई है हर जगह पर और कल भी वो दिखाता रहा, लेकिन फतह हासिल के बावजूद शायद दुनिया क्रिकेट के अंदर अपना वो मुकाम उसने खो दिया। इस पे आज हम बात भी करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ स्टूडियो पे मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। जावेद साहब, एक तारीखी फतह जरूर हासिल कर ली यहाँ पर भारतीय टीम ने, लेकिन शायद जो शायकीन क्रिकेट है दुनिया भर के अंदर जो क्रिकेट खेली जाती है उनकी नज़र में शायद जो ये फतह बेमानी सी हो गई। सबसे पहले तो ये मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि कल जिस किस्म की अख्तामी तकरीब में चीज़ें हुई हैं ऐसा लगता है कि अब भारतीय टीम को के साथ साथ आईसीसी को भी कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मोइन, जिस तरीके से अभी आपने इंट्रो में कहा है कि इंडियन टीम ने वही रवायती हरधर्मी और मुतसिबाना जो उनकी पॉलिसी है, जो उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसी को लेकर जब वो खेलों में दाखिल हुए हैं और अब हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि खेलों में सियासत को कौन लेकर आया है। अब तमाम दुनिया क्रिकेट के जितने भी शायकीन हैं और मैं तमाम उन क्रिकेट बोर्ड्स को जो फुल मेंबर हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड्स को ये देखना होगा कि ये जेंटलमैन गेम जो था क्रिकेट का
उसको जो है इंडियन टीम कहां तक ले गई है और उसकी साख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। इस पूरे एशिया कप में जो इंडिया का रवैया रहा है, क्रिकेट की साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। आप देखें, अगर ठीक है पाकिस्तान से मैचेस आपके हुए, आप मैच जीत भी गए, लेकिन आपने जो जो कंट्रोवर्सी में पड़ गए, जो जो आपने हरकत और सकनात स्टेडियम के अंदर दिखाई, उसकी वजह से आपकी ये कामयाबी जो है वो भी दब गई। आवाम जो है क्रिकेट समझती है, देखती है, वो इन चीज़ों पे नहीं जा रही थी कि पाकिस्तान मैच हार गया, इंडिया मैच जीत गया। सबकी निगाहें जो इस क्रिकेट गेम के साथ, इस जेंटलमैन गेम के साथ इंडिया की क्रिकेट टीम ने किया है, जो उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, जिसके तहत उन्होंने सियासत को जो है ना सिर्फ इसमें घसीटा बल्कि फुल टाइम उन्होंने सियासत को जो है इन्वॉल्व कर दिया इस क्रिकेट जैसे गेम में। तो ये सारी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड भी देख रहे हैं। मुसाफा से लेकर हमने देखा कि इख्तितामी तक ट्रॉफी तक कंट्रोवर्सी रही है इंडिया की टीम की, और हकदर्मी उन्होंने जाहिर कर दिया है। यहाँ पर देखें, वो थोड़ा बहुत जो बाहर के क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान हैं या क्रिकेट देखने समझने वाले लोग हैं, वो समझते होंगे कि नहीं जी, ये पाकिस्तान सिर्फ ऐसे ही बोलता रहता है, इंडियन ऐसे नहीं। अब इंडिया ने जो है ना अपने आप को बीच चौराहे में आकर जो है ना सबको बता दिया है कि हम जो है इस तरह खेलों के साथ करते हैं, ना सिर्फ सियासत बल्कि हमने जो एक तासुब परस्ती जो इनके मुल्क में अक़लियत रहती है, जो उनके साथ वहां हो रहा है, उसका इजहार जो है इन्होंने इतने बड़े स्टेज पर आने के बाद क्रिकेट के साथ जो खिलवाड़ की है। मैं ये समझता हूं कि जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले बोर्ड के सरबराह, उनको एक लाहे अमल बनाना चाहिए, एक इजलास कॉल करना चाहिए, वहां ये तमाम चीजों को डिस्कस करना चाहिए कि भाई ये क्रिकेट जो है जेंटलमैन गेम है, इसके साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है, आया कि ये इंडिया की पॉलिसी है, आया जो गवर्नमेंट आपको पॉलिसी देगी वही आप ग्राउंड्स में आकर शो करेंगे? तो भाई इस तरह नहीं होता। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को सोचना होगा और बहुत सोच विचार के बाद इस पे बहुत बड़े बड़े फैसले लेने होंगे, क्योंकि अगर अब आपने फैसले अब अभी ना लिए तो इसके जो दूरस असरात होंगे, जो ना सिर्फ क्रिकेट, आने वाले जो खेल हैं वो चाहे किसी भी हॉकी हो, क्रिकेट हो, स्क्वैश हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, इन तमाम खेलों पे इनका असर जो है वो पड़ेगा। अगर अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने होश के नाखून ना लिए तो मैं ये देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में जो है ये कंट्रोवर्सी तमाम ग्राउंड्स में जो है आपको होती हुई नजर आएगी। अच्छा, ग्राउंड के साथ साथ मैं समझता हूं कि यहाँ पर जहां पर पाकिस्तान टीम यहाँ पर इनकार करती हुई नजर आई, इंडिया की टीम हर सतह पर, अब पाकिस्तान को भी एक स्टेप लेना होगा। और जहां तक हमने पहले अभी ले लिया कि हम अब भारत में जो भी टूर्नामेंट्स होंगे उस पर हम नहीं खेलेंगे, जिस तरह अभी आईसीसी जो वर्ल्ड कप हो रहा है उस पर भी पाकिस्तान टीम, विमेंस टीम जो है वो इंडिया में कोई मैचेस नहीं खेलेगी, लेकिन हर जगह पे अब स्टेप लेना होगा। सिर्फ क्रिकेट नहीं, हमें हर गेम्स पे अब इसी तरह रद्द-ए-अमल अपना दिखाना पड़ेगा भारत के खिलाफ, और ये अब मार्कअप चलता दिखाई देगा, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि इस चीज़ की अशद ज़रूरत पड़ गई है खेलों को, क्योंकि हमेशा हम खेलों को जो है ग्राउंड में मनपसंद अंदाज में और उसी तरह खेलना चाहते हैं, लेकिन जब आप हकदर्मी करोगे हर जगहों पर तो हम भी उससे बढ़कर दिखाने के कायल हैं। तो इस पर आप समझते हैं दीगर खेलों पर भी असरात पड़ेंगे? बिल्कुल मोइन भाई, ना सिर्फ पढ़ेंगे, जिस तरीके से इंडिया ने खेलों में सियासत को फुल टाइम इन्वॉल्व कर दिया है, तो आने वाले दिनों में देखिएगा कि इनके असरात तमाम खेलों पर पड़ेंगे। लेकिन वही पाकिस्तान, हमेशा देखिए पाकिस्तान एक जो है स्पोर्ट्स लवर मुल्क है, हम बहुत प्यार करते हैं स्पोर्ट्स से, वो चाहे कोई भी हो। और क्रिकेट आपको पता है जुनून की हद तक जो है हम क्रिकेट को हमारे यहाँ जो है वो चाहते हैं। लेकिन अब यह है कि हमें ये रोश बदलनी होगी, हमें जो है इंडिया बराबरी की सतह पर तमाम चीज़ें करनी होगी। भाई हम कोई मरे नहीं जा रहे, अगर इंडिया के साथ हमारी सीरीज नहीं हो रही या इंडिया के साथ हम नहीं खेलेंगे तो हमारी क्रिकेट नहीं खत्म हो जाएगी। अब जो है बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी संजीदगी पे इस चीज पे गौर करना चाहिए। अब एशिया कप में देख लें जिस तरीके के हमारे मैचेस हुए, देखिए मैचेस में हार जीत होती है, जाहिर है दो टीमें जब मैदान में उतरती है एक ने जीतना है एक ने हारना है, लेकिन यह कि अब गवर्नमेंट पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि आया हमारे जो इंडिया के साथ मैचेस होते हैं खासकर क्रिकेट के, वो होने चाहिए, होने लायक हैं भी। इंडिया ऐसा मुल्क है कि हम उसके साथ क्रिकेट खेलें, जो क्रिकेट तो वो कम खेल रहा है, सियासत ज्यादा कर रहा है। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस पे स्टेप लेना होगा। अच्छा, क्योंकि स्टेप लेना होगा जावेद साहब, हम देख रहे थे कि जब पहला मैच खेला जा रहा था उसमें जब इंडिया पाकिस्तान का 14 सितंबर को, तो वहां पर भी मुसाफा नहीं हुआ, वहां से शुरुआत शुरू हुई
और फिर ऐसा लगता है कि जहाँ पर अख्ताम हुआ, ट्रॉफ़ी ना लेने का सिलसिला रहा, वहाँ पर भी हमने देखा अख्ताम में ये चीज़ें नहीं हुई। लेकिन बीच में हमने देखा जो मैचेस हुए उस पर यहाँ पर हम देखते हैं कि हारिस रऊफ़ को 30% जुर्माना भी हुआ। कल के मैच में भी बहुत कुछ हुआ है, उस पर देखते हैं कि आईसीसी क्या एक्शन लेती है मैचेस के ऊपर। लेकिन आप समझते हैं कि जो माजी में अगर मैचेस होते थे तो खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम के बाद जो है ना दोस्ताना एक माहौल सा रहता था। बड़े बड़े क्रिकेटर गुजरे हैं, सचिन तेंदुलकर, गंगोली, अजहरुद्दीन, ये वो सारे बैठे थे। फिर पाकिस्तान से वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, ये वो थे कि मैचेस के बाद एक दूसरे से मिला करते थे। लेकिन ओवरऑल इस टूर्नामेंट में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। शायद जहां पर दूरी ये क्रिकेटर्स के दरमियान आपस में दिखाई दे रही है, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट का फैसला आता दिखाई दे रहा है। तो आप समझते हैं जो ये मरासिम है ना, इससे भी आप क्रिकेटर्स दूर हो रहे हैं एक दूसरे से। बिल्कुल देखें जी, जो उनके क्रिकेटर की बॉडी लैंग्वेज थी इस एशिया कप में पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक, देखिए क्रिकेट एक जो है अक़वाम में जो है दोस्ती बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। आपको पता है ये क्रिकेट डिप्लोमेसी कई ममालिक में खेली गई है और बहुत कामयाब सफारतकारी के तौर पर इसको देखा जाता है। लेकिन क्या कीजिए, जब इंडिया की हिंदुत्व सोच अपने प्लेयर्स को ये एक रोड मैप देगी कि आपने इस तरीके से चलना है, किसी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाना, किसी से बातचीत नहीं करनी, तो ये क्रिकेट में ये तो क्रिकेट की तबाही का बायस बन रहे हैं। अब हमारे प्लेयर जो हैं, इससे पहले जैसे आपने बात की 80s में देख लें, 90s में देख लें, 2000 में देखें कारगिल का मार्का भी हो रहा था, तभी जो हमारा मैच हो रहा था तो हम एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे थे, एक दूसरे के ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे, एक दूसरे से अपने तजर्बे तक शेयर कर रहे थे, इंडियन प्लेयर और पाकिस्तानी प्लेयर। लेकिन अब जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने इस अंतहा पसाना सोच को जो है खेलों में बराह रास्त मुलविस कर दिया, जिसके असरात जो है वो ना सिर्फ खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज से जाहिर हो रहे हैं और उनका जो स्टाफ है उससे भी जाहिर हो रहे हैं। तो अगर ये लेकिन जैसे ऐसा लगता है कि जब से ये जो है ना शुरुआत जो हुई है ना, क्योंकि वो माजी का हिस्सा बन गया, करंट हाल अगर हम देखें तो जब से हमने अपने जो हमारे पाक फौज ने सरहदों पे जो जाकर इंडिया के तैयारे गिराए हैं फजाओं पर, तो ऐसा लगता है उसके बाद से ये तकरार ज्यादा जो इशू बन गया है। देखें मोइन भाई, अभी हमें पता है कि हम जो एशिया कप का फाइनल थे हारे थे, सबको पता है कि पाकिस्तान हार गया, इंडिया जीत गया। तो भाई ये जो मार्का हुआ था मई में, हमने जो है शिकस्त फाश दी इंडिया को। और सिर्फ हम नहीं कह रहे, जो अमेरिका का सदर है वो हफ्ते में 6 दफा इसका जिक्र करता है कि पाकिस्तान ने इनके 6 तैयारे करा दिए, इंडिया के तैयारे तबाह कर दिए। अगर मैं ना होता तो इंडिया की तो बिल्कुल वो कहते हैं ना बैंड बजा दी थी पाकिस्तानी फौज ने। तो इन सारी चीजों के तनाजुर में देखिए जो हकीकत है उसे पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है, जो आप तस्लीम नहीं कर रहे तो क्या होगा? करती हुई नजर आती है। और जो मार का हमारे पाक फौजों ने किया है, जिस तरह फजाओं पे जो है मार के गिराए और यहाँ पर जिनके जो मार के रफाइल को गिराते हुए नजर आए हैं, तो हम यही समझते हैं कि हमने सरहदों पे तो भरपूर जवाब दिया, ग्राउंडों में देना जवाब हमें आता है, लेकिन हमारे बैटर्स को खास कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे, वरना कल हम भरपूर तौर पर इसका जवाब देते हुए नजर आते। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम के हवाले से। कल शिकस्त का सामना पाकिस्तानी टीम को करना पड़ा है, जहां पर 140 रन स्कोर किए पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए। 147 रन का हदफ बासानी मैं समझता हूं कि इंडियन टीम हासिल करने में कामयाब हुई। कुछ शुरू में मसाइल ज़रूर हुए इंडियन टीम को, फिर रिलैक्स होकर जब उनकी टीम खेलती दिखाई दी तो उन्होंने टारगेट को बासानी चेज भी किया। यार सबसे पहले तो पाकिस्तान की इनिंग पर हम थोड़ी बात कर लें। पाकिस्तान टीम में एक अच्छा स्कोर कर रही थी, 113 रन थे, एक आउट था, फिर अचानक पाकिस्तानी बैटर्स को क्या हुआ? माजी में हम देख रहे हैं ओमान से लेकर आखिरी मैच तक हमारा मिडिल ऑर्डर मुकम्मल तौर पर फ्लॉप गया। और शायद मैं समझता हूं कि कल 140 रन तो स्कोर किए, लेकिन बीच में ऐसा लगा था जब पाकिस्तान 113 रन स्कोर कर चुका था, मिडिल ऑर्डर हमारा फिर एक नाकाम हुआ था। तो माजी में जितने मैचेस हुए थे, नवाज ने कुछ कंट्रोवर्सी की थी टीम के साथ, उसके साथ अगर हम देखें तो शाहिनशाह आफरीदी ने कुछ रन स्कोर किए थे, लेकिन कल दोनों नाकाम हुए। शायद इस बेस पे हम कम स्कोर करने में कामयाब हुए। मोहन भाई देखें, जैसे हम कहते हैं कि T20 में 4 फेस होते हैं 5-5 ओवर के।
हमने बैटिंग में जो शुरू के 2 फेज थे, 5-5 ओवर के 10 ओवर तक हम इंडिया की टीम पे बिल्कुल हावी थे और बहुत अच्छे रन रेट के साथ जो है हमारे प्लेयर स्कोर कर रहे थे। और स्कोर ना सिर्फ स्कोर कर रहे थे कि हमने जो इंडिया की टीम को जो है दबाव में भी ले लिया था, लेकिन वही जब हम 100 रन्स करने में कामयाब हुए हैं और उसके बाद जब हमारी पहली विकेट गिरती है साहिबजादा फरहान की सूरत में, उसके बाद साइम अयूब आपको पता आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, उनका 7 मैच हो गए अभी तक, उन मैचेस में उनके टोटल 37 रन हैं और उसके बाद ही हमें एक उम्मीद थी कि 200 प्लस स्कोर जाएगा जिस तरीके से हम जो है रन रेट के साथ जा रहे थे। लेकिन उसके बाद वही नाकिस प्लानिंग और कोई भी कप्तानी का कोई उसमें सलमान अली आगा का रोल नजर नहीं आया कि यार आपकी पूरी टॉप ऑर्डर यानी कि आपके 2 बैट्समैन स्कोर कर रहे हैं, ओपनर आपके मिडल है और फिर नीचे आप भी टॉप में आते हैं, लोअर ऑर्डर भी आती, लेकिन फिर उसके बाद जो नाकिस प्लानिंग थी ना, जिस तरीके से थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में उसकी बैट प्लानिंग भी थी और फिर जब थोड़ी सी बॉलर को इज्जत देनी भी पड़ती, जब बॉलर कोई अच्छा बॉल कर रहा होता है। और कल हम देखें ना, कुलदीप यादव ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, 4 आउट किए, 1 ओवर में 3 आउट भी किए उन्होंने। ज़रूरत नहीं थी हमें, हमारा स्कोर अच्छा चल रहा था, हम थोड़ा सा सब्र कर रहे, आखिरी ओवर कुलदीप कर रहे थे, आपको ज़रूरत नहीं थी आपके बैटर्स को कि लंबी हिटें मारें उनसे। यहाँ भी आप समझते हैं कि हमने वहाँ जल्दबाजी की और उसका नुकसान ये नज़र आया। देखिए बैटिंग में अगर टर्निंग पॉइंट जो था ना हमारा, ये 146 रन का जो टारगेट हमारा लगा, वो कुलदीप यादव का ओवर था जिसमें 3 प्लेयर हमारे आउट हो गए। यार वहां आपके कोचेस बैठे हुए हैं, यार वहां आपकी प्लानिंग नजर आनी चाहिए। कोचेस को तो आपने ब्लड प्रेशर का मरीज बना दिया। अगर आप कल स्क्रीन देख रहे हो तो मुझे ऐसा लग नजर आ रहे थे कि माइक हसन सबसे लेकिन ज्यादा जिस तरीके से माइक हसन और कप्तान सलमान अली आगा स्ट्राइक रेट का कहते थे ना कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट सही नहीं है, रिजवान का स्ट्राइक रेट सही नहीं है, तो कल तो आपको इन चीजों की जरूरत नहीं थी। स्ट्राइक रेट आपके शुरू में 10 से 12 ओवर में 100 रन स्कोर बोर्ड पे लग गए। उसके बाद भाई हर बॉलर को नहीं मारा जाता, क्रिकेट में कोई बॉलर ऐसा आता जिससे आपने रिस्पेक्ट देनी होती। अगर आप कुलदीप यादव का ओवर वो जो है वो सिंगल में भी गुजार देते तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने आता। जब 3 प्लेयर 4 यानी कि विकेटें एक ही ओवर में जब गिरेंगी तो वो तो आपकी समझ लें कि आपकी बैटिंग लाइन की तो बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी थी उस ओवर ने। और उसके बाद जो प्लेयर आ रहा था उसे पता ही नहीं था कि मैंने विकेट पे जाके करना ही क्या है। यार आप स्कोर बोर्ड देखकर खेलते तो भी आपको पता चल जाता कि स्कोर बोर्ड पे रन लगे हुए हैं, हम आखिरी 5 ओवर में भी 70-80 रन बना सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग मिडिल ऑर्डर ने कल जितना मायूस पूरे टूर्नामेंट में नहीं किया था, कल के मैच में जो उनकी कारकर्दगी इतने वो सब पे आया हो गई। अच्छा चले सब पे आया हो गई है, लेकिन इनमें एक खास बात पाकिस्तानी बैटर की है। साहबजादा फरहान कल 57 रन स्कोर करने में कामयाब होते हैं 38 बॉल्स पर और जबरदस्त बारी भी खेलते हैं। 46 से फखर जमान करते हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट में अगर मैं थोड़ा सा साहबजादा फरहान पे बात करूं, बड़ी जबरदस्त बैटिंग का उन्होंने मुजाहरा किया इस टूर्नामेंट के अंदर और बुमराह के खिलाफ तो खासकर, और वो वाहिद पाकिस्तानी बैटर्स बने जिन्होंने 3 छक्के बुमराह को अब तक मारे। तो चलें, एक अच्छी चीज़ है कि बुमराह जैसे बॉलर्स को पाकिस्तानी बैटर छक्के मार रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी आ जाए तो बुमराह का ये क्लास अब बन चुका है कि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है और उनको इतना आसान नहीं है छक्का मारना। लेकिन कल हमने देखा कि साहबजादा फरहान ने भी उन्हें 1 छक्के मारे और टोटल उन्हें 3 छक्के मारने के एजाज़ हासिल कर लिया। तो एक अच्छी चीज़ है कि बुमराह के खिलाफ भी अब बैटर लंबा स्कोर कर रहे हैं। क्या कहेंगे यहाँ पर बुमराह के जिस तरह साहबजादा फरहान खेलते नजर आ रहे हैं? मोइन भाई देखें, साहबजादा फरहान, अब आपको अगर साहबजादा फरहान की इनिंग देखनी है तो आपको डोमेस्टिक में आना होगा। जो हमारे ग्रास रूट लेवल से प्लेयर डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगाता हुआ थ्रू प्रॉपर चैनल जो है नेशनल टीम में गया है, तो कल आपने उनकी जो दिलेराना इनिंग थी वो देखी। अब तक का पाकिस्तान की तरफ से 271 रन बनाए। साबका क्रिकेटर तो साहबजादा फरहान को 11 रुकनी स्क्वाड में नहीं रखते। बासित अली ने कहा साहबजादा फरहान नहीं हो, राशिद लतीफ ने कहा कि साहबजादा फरहान ना हो टीम में, लेकिन यहाँ तो वो टीम के लिए हीरो बन गया। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूं कि जो डोमेस्टिक से प्लेयर आया ना, आप लाख कहते रहे, हमारे लेजेंड लाख कहते रहे, लेकिन वही जो है देखिए आपकी परफॉर्मेंस जो होती है ना वो सर चढ़कर बोलती है। जिस तरीके से दिलेराना इनिंग्स उसने खेली, उसने किसी वर्ल्ड क्लास बॉलर को खातर में नहीं लिया। जिस तरीके से उन्होंने बुमराह को छक्के मारे और फिर कुलदीप यादव को जिस तरीके के छक्के मारे साहबजादा फरहान ने, ये उन्हीं की इनिंग्स का खासा था। देखें साहबजादा फरहान ने कम बॉलों पे ज्यादा रन बना रहे और आप देखिए कि जिस तरीके देखा बुमराह को हम रैश हार्ड नहीं खेलते, कुलदीप यादव को हमारे प्लेयर जो रैश हार्ड नहीं खेलते। तीनों मैच में यहाँ साहबजादा रन करते दिखाई दिए इंडिया के खिलाफ। अब तीनों मैच में
तीनों मैच में देखिए इंडिया के खिलाफ उन्होंने रन्स किए और बहादुरी से किए। ये नहीं है कि बैकफुट पे जाकर, भाई उन्होंने जो है उनकी अच्छी बॉलों को भी उन्होंने इज्जत दी है, और जो गलत बॉल आई है, स्लो बॉल आई, उस पे उन्होंने भरपूर शॉट किए। जो एक रिस्पेक्ट वाली बॉल थी उन्होंने रोकी है, लेकिन जो थोड़ी सी उनकी रेंज में थी उन्होंने बिल्कुल ख्याल नहीं किया कि कुलदीप यादव मेरे सामने है, या बुमराह मेरे सामने है, या दुबे मेरे सामने है, या चक्रवर्ती है, अक्षर पटेल, तमाम बॉलर्स को जो है साहबजादा फरहान ने बहुत अच्छा खेला। और इसका क्रेडिट आपको देना होगा आपकी डोमेस्टिक को। जब वहां से प्लेयर आएगा तैयार होकर तो वो तमाम तरह की हिट्स भी खेल सकता है और तमाम तरह के प्रेशर में भी खेल सकता है, तमाम तरह के प्रेशर में भी खेल सकता है। दूसरी जानब कल जहां स्टार्ट पाकिस्तान को अच्छा मिला, वहां फखर जमान ने भी 46 रन की इनिंग खेली। और मैं ये जरूर पूछूंगा जावेद साहब के कि एक अच्छी जोड़ी चल रही थी और पाकिस्तान एक अच्छे टोटल पे जा रहा था। अगर यहाँ फखर थोड़ा देर और रुक जाते तो शायद आप बेहतर तवक्को कर सकते थे कि 200 रन हम कर सकते थे। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से फ़खर के शॉट थे और फ़खर आपको नज़र आ रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो कितनी जिम्मेदार इनिंग्स खेल रहे हैं। जब साहबजादा फरहान जो चार्ज पे जा रहे थे तो आपको पता है कि फ़खर ने कोई भी रिस्की शॉट नहीं खेला, वो सिर्फ साहबजादा फरहान को दे रहे थे। और साहबजादा के आउट होने के बाद भी उन्होंने अपनी इनिंग्स को जारी रखा, और जैसे ही उनका सायम अयूब ने आकर साथ दिया तो उन्होंने अपने स्ट्रोक खेलना शुरू कर दिए थे। बहुत अच्छे तरीके से जो है फ़खर जमान जो है लेकर मैच को चल रहे थे, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म साइम का आउट होना है, और उसके बाद हमारे प्लेयर्स जो है ना, जो रन रेट हम मेंटेन करके चल रहे थे उससे वो रास्ता भटक गए। साइम एक ऐसा प्लेयर जो इस टूर्नामेंट में 37 रन बनाने में कामयाब रहा, 4 दफा वो सिफर पे आउट हुआ है। साइम के हवाले से क्या कहेंगे? अब कैरियर कहां तक आप देख रहे हैं साइम का? देखिए मोइन भाई, नो डाउट के साइम में जो क्वालिटी है, जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट लिया था चैंपियन या अपने पीएसएल से पहले जिस तरीके से उन्होंने आपके अपनी परफॉर्मेंस दी, और ख़ासकर ऑस्ट्रेलिया में जाकर, साउथ अफ्रीका में जाकर जो उन्होंने बड़े बड़े बॉलर्स को जो शॉट खेले थे, वहाँ से उन्होंने अपनी किरदार शो की थी। साइम अयूब नो डाउट बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन ये कि बैट्समैनों पे ये चीज़ आती है, जैसे बाबर आजम पर आ रही थी, आउट ऑफ टच हो गए। इसी तरीके से जब इन्होंने कमबैक इंजरी के बाद किया है, उसके बाद पीएसएल खेला है, उसके बाद से जो इनकी फॉर्म थी, मुझे लग रहा है टेक्निकी तौर पे इनमें कोई ऐसी गलतियां हैं जो हमारे कोचेस को देखना चाहिए। बल्कि मैं तो साइम को ये मशवरा दूंगा कि उन्हें अपने डोमेस्टिक की तरफ आना चाहिए, अपने कोचेस की तरफ आना चाहिए, अपने क्लब की तरफ आना चाहिए। वहां जाकर देखिए मोइन भाई, आज जब मशीनों पे जब से ये प्रैक्टिस शुरू हुई है ना, क्रिकेट में आपने बॉल डाल दी, मशीन ने आपको बॉल फेंक दी, और आपको पता है कि जहां आप कहेंगे वहीं बॉल आएगी। एक मखसूस शॉट पे आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो जो आप इंटरनेशनल जब क्रिकेट खेलेंगे, वहाँ मशीन नहीं होती, वहाँ बॉलर होते हैं, वो अपने दिमाग से बॉलिंग करते हैं। तो आप वही देखिए, पहले ये होता था अगर टीमें हमारी कहीं जा रही हैं या हमारी टीमें आती हैं तो मकामी जो बॉलर्स होते थे उनसे प्रैक्टिस करवाई जाती थी। अब हमारे यहाँ जो अकेडमीज बन गई हैं, इन्होंने तबाही फेर दी क्रिकेट की उठाकर। आपने बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी हैं, प्लेयर्स को एक ही शॉट खिला रहे हैं, एक ही शॉट खिला रहे हैं, वो उसी पे चल रहा है। भाई जब तक आप प्रैक्टिकली जो बॉलर्स हैं आपके पास, जो जेन्युइन स्पिनर है, आप उनको नहीं खेलेंगे, जो फास्ट बॉलर है उनको नहीं खेलेंगे, तो आप किस तरीके से चाहेंगे कि मशीनों के जरिए जाके आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वही तस्वर करें कि वो मशीन वाली बॉल गिरेगी तो हम चार्ट खेलते रहेंगे? अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात आपने की, मशीनों वाली चार्ट से हटना होगा और हमें अपने जो प्रैक्टिकल के हवाले से अपने रेगुलर बॉलर से आप उन्हें सेट करने अपने आप को, इस पे बात भी और करेंगे। लेकिन इस साथ साथ क्योंकि इस टूर्नामेंट पे हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल हम हुसैन तलत पे आते हैं। कल जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, चले वहाँ तो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जब कैच गिराया तो एक इंटरनेशनल मैच में लगता है कि हुसैन तलब बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया उन्होंने, और उनकी अगर देखें तो वो कैच लेते वक्त उनकी आई कहीं थे, सर कहीं था, और हाथ उन्होंने बॉल पे डाला हुआ था। एक आसान कैच था, अगर वो कैच वहाँ हो जाता तो मैं समझता हूँ कि मैच में वापसी पाकिस्तान की फौरन हो जाती। अगर तलत उस टाइम पे वो कैच ले लेता तो इंडिया की टीम जो पहले ही दबाव में थी और ज़्यादा दबाव में आ जाती, और फिर जिस तरीके से तिलक वर्मा ने उस पर बात जो है अपना जो बिल्कुल गेम चेंज कर दिया और फिर उन्होंने लेकर चले। देखिए हुसैन तलत ने बैटिंग में भी कोई परफॉर्म नहीं किया, बॉलिंग में भी कोई परफॉर्म। देखिए एक मैच में जब आप 7-8 मैच खेलेंगे तो एक मैच में गाय बगाए आपसे कहीं से परफॉर्मेंस हो जाती, लेकिन हुसैन तलत मैं देख रहा हूँ कि एक एवरेज प्लेयर है इस क्रिकेट के हवाले से, T20 फॉर्मेट के हवाले से। हाँ, आप उन्हें टेस्ट मैच खिलाएं, वनडे मैच खिलाएं, लेकिन इस फॉर्मेट में जो मकसद हमारे
कोच कहते थे या हमारे कप्तान कहते थे कि हम जो स्ट्राइक रेट को अहमियत दे रहे हैं, यार कहाँ गए आपके वो स्ट्राइक रेट। मैं तो स्ट्राइक रेट को मानता नहीं हूँ भाई। अगर आपने 60 बॉलों पे भी अगर 80 रन कर दिए तो वो भी बहुत अच्छे, अगर टीम के काम आते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। वो चाहे हुसैन तलत हो, फ़हीम अशरफ हो, इस टाइप के जो ऑलराउंडर है ना, इस क्रिकेट के लिए कम अज़ कम मैं ये देख रहा हूँ कि बिल्कुल पूरे नहीं उतर रहे। चले पूरे उतरते दिखाई नहीं दे रहे हुसैन तलत। और यहाँ पर जावेद साहब कह रहे हैं कि हमें डोमेस्टिक क्रिकेटर में से एक अच्छा क्रिकेटर लाइक कर आना होगा जो T20 फॉर्मेट के मुताबिक खेलता हुआ दिखाई दे। वनडे और टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से यहाँ कह रहे हैं कि हुसैन तलत एक अच्छे बैटर्स हैं और उन्हें ज़रूर मौका मिलना चाहिए वनडे और टेस्ट क्रिकेट के अंदर। लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, तो ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और पाकिस्तान की शिकस्त पे बात हो रही है तो मजीद और खिलाड़ियों पे हम चलते हैं और अब कप्तान पे चलते हैं। सलमान अली आगा इस टूर्नामेंट में वो भी नाकाम रहे, कैप्टनशिप अच्छी तरीके से वो करने में नाकाम रहे। ऐसा लगता है कि अब T20 फॉर्मेट में जहां उनकी अब जगह भी नहीं बनती तो कैप्टनशिप को भी खतरात नजर आ रहे हैं। मोइन भाई देखें, सलमान अली आगा की कैप्टनशिप को ख़तरात नहीं नज़र आ रहे। पूरी पाकिस्तानी अवाम ने देख लिया, जो उनमें गर्ज थे उस टूर्नामेंट में नज़र आ गए। 7 मैचेस आपने खेले, 83 रन खेले, टोटल 83 रन किए हैं। और आपने हर, जैसे इससे पहले जब आप कैप्टन नहीं थे तो हर मैच में जो कप्तान आपसे ओवर्स करवाता थे, 2 या 3 ओवर। इस टूर्नामेंट में आपने 1 ओवर किया था और उसमें जो 1 विकेट मिल गई थी। देखें जिस तरह की क्रिकेट आप चाह रहे थे या आप खेल रहे थे, सलमान अली आगा बुरी तरीके से फ्लॉप हुए इस टूर्नामेंट में। और उनकी जो कायदाना सलाहियतें जैसे आम पब्लिक को नहीं पता थी, लेकिन जो पब्लिक जानती थी, जो क्रिकेट समझती थी कि भाई ये जो है इतनी फास्ट क्रिकेट है, इसमें आपको बिल्कुल एक मैच्योर कप्तान चाहिए। आपने एक नए लड़के को उठा के पाकिस्तानी टीम का कप्तान बना दिया T20 का, और उनकी जो सलाहियतें थी वो इस टूर्नामेंट में पूरे में आपको नज़र आ गई। ना उनसे रन हो रहे थे, जिस तरीके से वो आउट हो रहे थे यार, वो उनका ना पता सर कहाँ है, बैट किधर है, और जिस तरीके से वो ऊंची शॉट खेल रहे हैं वो तो दायरे के अंदर ही आउट हो रहे थे। तो इन सारी चीज़ों में सलमान अली आगा ने कोई तवज्जो नहीं दी। मुझे ये लग रहा है कि इस पूरे टूर्नामेंट में सलमान अली आगा प्रेशर में ही रहे, और वो प्रेशर का बोझ जो है वो ना उनकी कैप्टनसी बर्दाश्त कर सकी है, और उसके बाद जो उनकी बैटिंग थी ना बैटिंग बर्दाश्त कर सकी है। और बॉलिंग तो आपको पता पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 1 ही ओवर किया है, तो उनकी बिल्कुल परफॉर्मेंस 0/0 नजर आ रही है। अच्छा, 0/0 नजर आ रही है। फिर अगर हम देखें तो ओवरऑल कल जिस कॉन्फिडेंस के साथ शाहीन शाह आफरीदी बॉल कर रहे थे, फ़हीम अशरफ बॉल कर रहे थे, और कल के मैच पर अगर थोड़ा वापस आएँ तो यहाँ पर जहाँ पाकिस्तानी बॉलर्स ने कमाल किया शुरू के पावर प्ले के अंदर, बांध के रखा यहाँ पर हमने देखा कि इंडियन बैटर्स को। लेकिन इंडियन बैटर्स जब 3 खिलाड़ी आउट हुए तो हमने देखा कि तिलक वर्मा जिस तरह बैटिंग करते नज़र आए, उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स पर अपने आप को हावी होने नहीं दिया। उनका बड़ा अच्छा स्टाइल कल हमने देखा बैटिंग करते वक्त कि वो पहली बॉल, दूसरी बॉल और तीसरी बॉल पे वो चार्ज करते थे, चौथी पांचवी बॉल पे फिर चार्ज नहीं करते थे, छठी पे फिर वो चार्ज करते थे। बड़ा एक स्ट्राइक रेट को रूटीन करके वो खेलते रहे और बॉलर्स को हावी होने नहीं दिया। सिंगल डबल्स पर उनका जोर ज्यादा था। तो ये वो चीजें होती हैं जो प्रेशर से निकालती हैं अपनी टीम को, और ये वो प्रेशर से निकालते दिखाई दिए सैमसन के साथ। देखें जिस तरीके से हमने बैटिंग में शुरू के 10 ओवर जो थे अच्छे गुजारे, हमने बिल्कुल जो चारों साइड से जो घेर लिया था उनके बॉलर्स को, कि हमने जो है उनकी लाइन और लेंथ बुला दी थी। और उसके बाद वही जब हम बॉलिंग पर आए हैं वहाँ भी आपकी प्लानिंग का फुकदान जो है बिल्कुल अया हो गया। आपको नज़र आ रहा है कि आपके बॉलर्स ने जो है शुरू के जो पावर प्ले और उसके बाद 10 ओवर तक इंडिया पे बिल्कुल आप हावी थे। वहाँ से आने के बाद जो है आपने जिस तरीके से इंडिया को प्रेशर में ले लिया था, वहाँ से आपका अगर प्लान कोई होता, वहाँ से आपकी कोई कायदाना सलाहियतें होती, तो आप वहाँ से दोबारा इंडिया को खड़ा नहीं होने देते। जिस तरीके से तिलक वर्मा ने, वो कहते हैं कि ये इंडिया के बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट
रखने वाले प्लेयर हैं। लेकिन आप देखें संजू सैमसन को देख लें और तिलक वर्मा को देखें, जो उन्होंने बारी वहां पार्टनरशिप छोटी सी लगाई, संजू सैमसन गो के 24 रन बनाने के आउट हो गए। और फिर दुबे के साथ जो तिलक वर्मा खेले हैं, जैसे अभी आपने कहा कि वो हर बॉल को हिट नहीं कर रहे थे, उन्हें पता था कि अगर हमने फतह की तरफ जाना है तो हमने ये प्लान लेकर चलना है, वो प्लान लेकर नहीं चलना जैसे अभिषेक थे, वो आपको पता है कि सिर्फ बल्ला चला रहे थे, वो आउट हो गए। तो ये सारी चीजें जो है इस पे ज्यादा गौर करने की जरूरत है। यहां आकर जो है आपके कप्तान ने जो है इंडिया पे जो दबाव डालना चाहा वो बरकरार नहीं रख पाए, और उन्होंने जो प्लानिंग की थी वो अपनी प्लानिंग में कामयाब हो गए। चले वो प्लानिंग में कामयाब हो गए। और फिर हम आते हैं हारिस रऊफ की तरफ, और कुछ मोहम्मद हारिस पे भी फील्ड पे, अगर जिस तरह एक रन आउट मोहम्मद हारिस ने छोड़ा, शायद वो रन आउट हो जाता तो पाकिस्तानी टीम इस वक्त चेंज नजर आती। शुरू में भी हमने देखा कि एक रन आउट मिस होता हुआ नजर आया, कैचेस ड्रॉप हुए आपसे, तो आप समझिए एक तो यकीनन हार तो आपको एक जानिब, लेकिन आपको अपने म्यार को बेहतर करना होगा। मोहम्मद हारिस को अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पे शो करना पड़ेगा, इस टीम के अहम रुकन है। मैचेस आप पूरे खेल जाते हैं टूर्नामेंट के, लेकिन परफॉर्मेंस शायद जीरो नजर आती है। बिल्कुल, देखें आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। अगर हमारी फील्डिंग भी जो है उस मयार की होती, जैसे 2 रन आउट, अगर शुरू में आप रन आउट कर रहे तो और ज़्यादा प्रेशर, लेकिन जब तिलक वर्मा का रन आउट था जो हारिस से मिस हुआ, अगर उस टाइम पे आप उनको रन आउट कर देते तो ये पाकिस्तान को एक टर्निंग पॉइंट मिल जाता, हम हावी हो सकते थे इंडिया पे। लेकिन जिस तरीके की फील्डिंग, और जैसे आप देख रहे थे कि बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि हमारे प्लेयर जो हैं ना सिर्फ वो दबाव में थे बल्कि उन पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर था कि यार फील्डिंग, भाई फील्डिंग कोच आपके साथ, आप इससे 2 दिन पहले तो फील्डिंग कोच की बहुत ज़्यादा तारीफें कर रहे थे कि हमारी फील्डिंग इतनी अच्छी हो गई। भाई जब बड़ा मैच आता है, जिस दिन आपको वो परफॉर्मेंस दिखानी होती जिसके लिए आप अपने कोचेस की बहुत ज़्यादा तारीफें कर रहे थे, उस दिन आपसे ये बड़े बड़े जो ब्लेंडर होते हैं वो सारे आपके खिलाफ जा रहे हैं। अगर ये 2 रन आउट कर लेते, और जिस तरीके से मोहम्मद हारिस की आपने बात की, मोहम्मद हारिस ने थ्रू आउट टूर्नामेंट में उन्हें पूरा चांस मिला है, सिवाय 1 या 2 मैचेस में उनकी जो है बैटिंग जो है वो तो नजर आई है। उसके अलावा तो देखे कल के मैच में जिस तरीके से आपको पता है कि रन्स लगे हुए हैं और फखर जमान आपके साथ क्रीज पे खड़ा हुआ है और रन्स भी आ गए, आपको क्या जरूरत थी, लेफ्ट आर्म आपको बॉलिंग करा रहा है और आपने पहली बॉल खड़ी कर दी और मिड ऑफ पे पकड़े गए। तो मोहम्मद हारिस को अगर इस तरह की क्रिकेट खेलनी है तो अभी इन पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, और इनको अपने स्ट्रोक भी चेक करने होंगे, और कम से कम ये भी देखना होगा कि किस बॉलर को किस जगह खेला जाता है। आपको लेफ्ट आर्म लगा हुआ, कुलदीप यादव लगा हुआ, जिस तरीके से वो बॉलिंग करा रहा है आउटस्टैंडिंग, आपने पहली बॉल पे विकेट थ्रो कर दी, और आप बिल्कुल जो प्रेशर नहीं था वो बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रेशर डाल गया, और उसके बाद 4 आउट कर गया वो कुलदीप यादव। बड़ी अच्छी बात कही आपने। लेकिन अब आते हैं आखिरी की तरफ, और जिस तरह मैच आखिरी 6 ओवर्स के अंदर रहा है, मैं समझता हूं कि थोड़ा सा प्रेशर रहा था यहाँ पर इंडियन टीम पर, और जिस अंदाज में वो बैटिंग कर रहे थे। लेकिन दाद देनी पड़ेगी कल फ़हीम अशरफ की बॉलिंग को, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कल की बॉलिंग की और बांध के रखा, मैं कहता हूँ शाहिनशाह आफरीदी ने बांध के रखा यहाँ पर इंडियन बैटर्स को। तो हारिस रऊफ पाकिस्तान के काफ़ी अरसे से एक एक्सपीरियंस बॉलर के रूप में सामने आए हैं, लेकिन T20 फॉर्मेट पे ऐसा लगता है कि वो प्रेशर, वही बात है ना, इससे कबल भी ये कहा जा रहा था कि 1 ओवर वो अच्छा करते हैं, अगले ओवर में वो हिसाब बराबर कर देते हैं, और कल हमने देखा कि ऐसे ही कुछ हुआ। 5 बॉलें बड़ी अच्छी की, आखिरी बॉल पर छक्का खा लिया, अगर वो छक्का शायद ना खाते हैं तो एक अच्छा टोटल उनको चेस करना पड़ता आखिरी 2 ओवर्स के अंदर। तो यहाँ पर भी हम देखा हमने कि यहाँ आप हारिस रऊफ थोड़ा सा टेंशन में नजर आए कल। बिल्कुल, हारिस रऊफ बिल्कुल कल ऑफ कलर थे, कोई भी उनकी बॉलिंग में जो कार्ड थी, जो स्विंग थी, जो बाउंस था, वो कल कोई नज़र नहीं आया। गो के देखिए हारिस रऊफ पे आपको हमेशा से और सोशल मीडिया पे मीम्स भी बनी हुई कि 1 ओवर जो है वो अपनी तरफ से कराते हैं और 1 ओवर मुखालिफ टीम की तरफ से कराते हैं। जैसे अगर उन्होंने 4-5 बॉलें अच्छी कर दी, फिर लाजमी उन्होंने आखिरी बॉल पे जो है ना बड़ी हिट खा लेनी है। तो हारिस रऊफ ने कल के मैच में बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आ रहे थे, लेकिन आपको पता है कि जो पोटेंशियल है, और पहले इससे पहले भी उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और ये तो उनके क्रेडिट रहा है कि जब उनको रन्स लगते हैं तो हमेशा किसी भी मैच में 40-50 रन तो उनको लग जाते हैं। लेकिन कल बहुत बड़ा मैच था, इसमें हारिस को जो है अपनी लाइन और लेंथ पे काबू रखना था, और आपने जो है कल अपनी लेंथ पे बॉल ही नहीं की। आप चाह रहे थे कि किसी तरीके से जो है मैं बैट्समैन की विकेट तोड़ दूं या फौरन से पहले ये तमाम बैट्समैन आउट कर दूं, ऐसा नहीं होता है।
क्रिकेट में एग्रेशन जरूर होता है, लेकिन एग्रेशन होता है आपको अपने होश और आवाज पे काबू रखना होता है, आपको लाइन और लेंथ मेंटेन करनी है। अगर लाइन और लेंथ मेंटेन नहीं की तो बैट्समैन तो आपकी बॉलों से फायदा ही उठाएगा। जो कल नजर आ रहा था, हम चाह रहे थे जिस तरीके से आपने फ़हीम की बात की, शाहीन की बात की, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, ये उन्हीं का दबाव था। अबरार ने बहुत, देखिए मैच जो यहां तक गया है, ऑलरेडी अच्छा बॉल करते तमाम बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग कराई, सिर्फ कल जो हारिस रऊफ के ऑफ कलर होने की वजह से इंडिया ये टारगेट चेस कर गया। अगर हारिस भी 1-2 ओवर अच्छे करा देता तो कल रिजल्ट कुछ और होता। चले रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन हम फतह से तो दूर हो गए। लेकिन अब आप समझते हैं कि कुछ टीम में तब्दीलियां होती नजर आ रही हैं आपको जब हम T20 सीरीज खेलते नजर आएंगे? मोइन भाई देखें, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बिल्कुल खासा रहा है कि जब भी आप कोई अहम टूर्नामेंट और ख़ासकर इंडिया से अगर आप मैचेस हार जाएं, और वो भी बल्कि एक मैच नहीं बल्कि 3 मैच कंटिन्यू हैट्रिक करवा लें, तो फिर उसके बाद उखाड़ पछाड़ तो लाजमी होती है। 2 से 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी चेंजिंग आपको भी नज़र आ रही है, हमें भी नज़र आ रही है, और आप देखिएगा कि आने वाली जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ है, आपको सीनियर प्लेयर भी टीम में आते हुए नज़र आएंगे, और यहाँ से 3 से 4 प्लेयर जो हैं वो बिल्कुल T20 से फारिग कर दिए जाएंगे। अच्छा, T20 से फारिग कर दिए जाएंगे आप कह रहे हैं, लेकिन अब मोहम्मद हारिस की जगह कौन आता है, या वापस हम मोहम्मद रिजवान की तरफ जाएंगे? फिर अगर हम यहाँ पर मिडिल ऑर्डर पर आते हैं तो हुसैन तलत नाकाम नजर आए, हसन नवाज आपके पास डग आउट पे बैठे हुए हैं, फ़हीम अशरफ वसीम जूनियर का एक पेयर नजर आ रहा है, सुफियान मुकीम आप समझते हैं कि बैकअप अच्छा है पाकिस्तान का, इब्रार के साथ सुफियान मुकीम है, फ़हीम के साथ वसीम जूनियर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर हुसैन तलत के साथ आपको हसन नवाज नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बीच में खला आ रहा है, और थोड़ी देर पहले हम इसी पे बात कर रहे थे कि यहाँ पर कप्तान मोहम्मद सलमान अली आगा वहां पर रोल अदा नहीं कर रहे, तो एक चेंजिंग अगर यहाँ होती है और टीम के कप्तानी के दौड़ में एक दफा फिर शायद शाहीन शाह आफरीदी नजर आएंगे, कप्तानी के दौड़ में एक दफा फिर T20 में तजुर्बाकार मोहम्मद नवाज नजर आएंगे, तो आप समझते हैं कि एक वही बात सच होने जा रही है जहां पर विनर्स टीवी पे हमने ये कहा था अपने प्रोग्राम के अंदर कि मोहम्मद नवाज T20 फॉर्मेट के पाकिस्तान के कप्तान होते नजर आ रहे हैं। मैन भाई आपने बहुत गहराई में चले गए, और आपने बिल्कुल कहा था, इसी प्लेटफॉर्म से कहा था, लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस शाहीन शाह अफरीदी दे रहे हैं, और जिस तरीके से वो थोड़ा मैच्योर हो गए हैं, और ग्राउंड में भी आपके उनकी बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रही है, मुझे तो ये लग रहा है कि अनकरीब शाहीन शाह अफरीदी को दोबारा जो है T20 चलें, जावेद साहब कह रहे हैं कि T20 फॉर्मेट पे दोबारा शाहीन शाह आफरीदी कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि यहाँ पर मोहम्मद नवाज पाकिस्तान के T20 फॉर्मेट के कप्तान बनते नजर आ रहे हैं। आगे वक्त ही फैसला करेगा, लेकिन इस वक्त हमें सपोर्ट करने की जरूरत है पाकिस्तानी टीम को। इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम दोबारा रिदम में आएगी, दोबारा ट्रॉफी जीतने में कामयाब होगी। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।